शाम के 4 बजे का वक्त था, यानी दिन ढलने को था। हलचल थम रही थी उस वीआईपी इलाके में भी। 22 मई की तारीख को वहाँ सब कुछ एक रूटीन जैसा चल रहा था। चेक पोस्ट पर चेकिंग थी, कुछ गाड़ियाँ आ रही थीं, उनके आगे की एस्कॉर्ट उन गाड़ियों को उनके घरों तक छोड़कर जा रही थी। ये ईरान की राजधानी तेहरान का मंजर था। और ख़ास गली की बात करूं तो अब हम आपको मुजाहिदीन इस्लाम गली की बात बताने जा रहे हैं। शाम के 4 बजे का वक्त, एक कार एक बंगले के सामने धीमी हो जाती है। बंगले की सूरत और सीरत से नज़र आ रहा है कि इसमें कोई वीवीआईपी रहता है जिसका सरकार में तगड़ा रसूख है। कार के अंदर पिछली सीट पर एक वर्दीधारी शख्स बैठा हुआ है। उस शख्स के चेहरे पर वही राहत है जो किसी के भी चेहरे पर होगी एक लंबे दिन के बाद अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते वक्त। शायद उसके जहन में ख्याल हो पहले सीट बेल्ट खोलें या कार का दरवाज़ा। लेकिन उसी वक्त 2 ख्याल 2 लोगों के मन में और चल रहे होते हैं जो कुछ ही मीटर की दूरी पर होते हैं। ये दोनों बाइक सवार हैं और पिछले कई घंटे से इस कार के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें उस शख्स का इंतज़ार था जो इस कार में पीछे बैठा था, वर्दी में बैठा था। हवा में बाइक के घुरघुराने की आवाज़ और पेट्रोल की गंध घुलने लगती है। तब तक कार की खिड़की में भी हरकत होती है, बल्कि खिड़की क्यों, पूरे दरवाजे में, क्योंकि वर्दीधारी उतरने को अब तैयार हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उतरे, सामने पिस्तौल तनी दिखती है, ट्रिगर दबता है। 5 गोलियां एक एक करके शीशे को चीरते हुए, फोड़ते हुए, जैसे भी क्रिया आप इस्तेमाल करना चाहें, कार में बैठे व्यक्ति को छलनी कर देती हैं और उसका शरीर वहीं दरवाजे पर निष्प्राण झूल जाता है। बाइक जैसे धुआं गायब हुआ था वैसे ही गायब हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला थर्राया, लोग भागे आए, पुलिस भी पहुंच गई। और जब लाश की पहचान हुई तो थर्राने की बारी पूरे ईरान की थी, क्योंकि वो लाश कुदस फोर्सेस के कर्नल हसन सैयद खोदियारी की थी। हसन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के टॉप के अफसरों में थे। उनकी हत्या ने ईरान सरकार की नींद उड़ा दी है। 2020 में तकरीबन इसी अंदाज में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या भी हुई थी। फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक खाली पड़ी कार में बम धमाका हुआ। धमाके के चलते फखरीजादे की कार को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और इतने में चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसने लगीं। जब तक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती रफ्तों में पता चला कि फखरीजादे को मारने के लिए अंदाजन गोलियों को देख के कि 4 बाइक पर कम से कम 12 हमलावर आए होंगे, पर पूरे ऑपरेशन को बाद में पता चला कि किसी दूर देश से कंट्रोल किया जा रहा था। और खुलासे कब हुए? सितंबर 2021 में, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। अखबार ने दावा किया कि दरअसल मोहसिन फखरीजादे को रोबोट्स ने गोलियां मारी थी। इस मिशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे कांड के पीछे कहा गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। 2004 से ही इजराइल सरकार ने मोसाद को यह जिम्मेदारी सौंप रखी थी, एक आदेश के स्वर में, कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाए। और तब से अब तक इल्जाम है कि मोसाद ने ईरान के कम से कम 5 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। इसके अलावा उनके परमाणु संयंत्रों पर साइबर अटैक जैसी तमाम दूसरी गतिविधियां तो हैं ही। पर आज की कहानी किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हमले या कत्ल की नहीं है। आज की कहानी मोहसिन फखरीजादे की नहीं है। मसला यह है कि फखरीजादे की हत्या के बाद से पहली दफ़ा किसी बड़े ईरानी अधिकारी का कत्ल हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि संदिग्ध हमले का शिकार शख्स परमाणु हथियारों से सीधे नहीं जुड़ा था। कर्नल हसन सैयद IRGC की उस शाखा में काम करते थे जो विदेश में ऑपरेशन चलाती है। इसीलिए ईरान ने अभी तक इस कत्ल में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सांकेतिक लहजे में इजराइल और अमेरिका की तरफ इशारा किया है। तो आज हम जानेंगे कर्नल हसन सैयद खोदियारी की हत्या की पूरी कहानी क्या है, कुछ फोर्सेस क्या काम करती हैं, कर्नल की हत्या में किसका हाथ हो सकता है। इसके बाद ईरान से चलेंगे टोक्यो, जहां पर क्वाड समिट की शुरुआत हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
23 मई को टोक्यो पहुंचे। वहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे या कर रहे हैं। तो हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्वाड समिट क्यों होती है और इस बरस की मीटिंग के मायने क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बात कुद्स फोर्सेज और कर्नल हसन सैयद की, पर उसके लिए जरूरी है कि हम बैकग्राउंड जान लें। साल था 1979। ईरान में रेजा शाह पहलवी की सरकार गिरा दी गई थी। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी। 1979 शाह देश और अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलर आर्मी पर निर्भर थे, लेकिन नया निजाम एक ऐसी सेना चाहता था जो इस्लामिक मूल्यों के साथ साथ इस्लामिक क्रांति के विचार की भी सुरक्षा करे, असल में जो उनके पद की सुरक्षा करे। इसके लिए खुमैनी ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC का गठन किया। ईरान के संविधान में रेगुलर आर्मी के साथ साथ IRGC को भी जगह दी गई। तय यह हुआ कि रेगुलर आर्मी ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करेगी, जबकि IRGC घरेलू मामले को देखेगी। और कालांतर में यह सिस्टम आपस में नत्थी हो गया। IRGC का दखल बढ़ा, उसके पास अपनी जल, थल और वायुसेना की टुकड़ी भी हो गई। इसके अलावा IRGC देश से बाहर भी ऑपरेशन करने लगी और इसका दायरा विस्तृत होता गया। 1980 का दशक ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए उथल पुथल से भरा था। ईरान में हुई क्रांति के 4 महीने बाद ही इराक में भी तख्ता पलट हुआ था और तब सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बना। सद्दाम सुन्नी था। ईरान में शिया मुस्लिमों ने क्रांति की थी। सद्दाम को डर हुआ कि इस क्रांति की आग इराक के शिया मुस्लिमों तक भी पहुंच सकती है और उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, और इसी डर में उसने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को लगता था कि लड़ाई हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने करारा जवाब दिया। लड़ाई लंबी खिंची और अंततः ये अगस्त 1988 तक गई। आखिरी लड़ाई का कोई नतीजा भी नहीं निकल सका। लड़ाई के वक्त IRGC की 4 यूनिट विदेश में ऑपरेशन चला रही थी। इनके नाम थे इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट्स यूनिट, इर्रेगुलर वॉरफेयर हेडक्वार्टर्स, लेबनन गार्ड और रमजान हेडक्वार्टर्स। युद्ध खत्म होने के बाद ईरान की सेना में फेरबदल भी हुआ, ढीले पुर्जों को टाइट किया गया और इसी क्रम में इन चारों यूनिट्स का कुद्स फोर्स में विलय कर दिया गया। और तब से कुद्स फोर्स ईरान से बाहर के खुफिया ऑपरेशंस को लीड करने लगी। कुद्स का अर्थ क्या होता है? पवित्र। इस फोर्स का एक मकसद जेरूसलम को आज़ाद करवाने के लिए मुस्लिमों को अपने साथ करना और फिर जब वो आज़ाद हो जाए तो उसे मुस्लिमों को सौंपना, ये भी है। ये उनका ख्याल है। इसीलिए कुद्स फोर्स को जेरूसलम फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। IRGC की कुल 8 शाखाएं हैं। कुद्स फोर्स के अलावा बाकी की 7 शाखाएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करती हैं। कुद्स फोर्स एक पैरेलल स्ट्रक्चर में काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही रखती है। तो अब ये समझते हैं कि कुद्स फोर्स का काम क्या है, इसने कहाँ कहाँ ऑपरेशन चलाए। ईरान ने कुद्स फोर्स को लंबे समय तक सीक्रेट के तौर पर रखा। बाहर किसी को इसकी भनक नहीं थी और इसी सीक्रेसी में इसने लेबनान में हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी। इराक में बद्र ब्रिगेड बनाया। बद्र ब्रिगेड में सद्दाम के विरोधी नेता शामिल थे जिन्हें ईरान से फंडिंग मिलती थी। अमरीकी सैनिकों पर हमला कराने और देश से बाहर विरोधियों की हत्या में भी कुद्स फोर्स का नाम आया। इसके अलावा जॉर्ज टाउन में सऊदी रेस्तरां में बम के जरिए सऊदी राजदूत की हत्या के मामले में भी इसी फोर्स को जिम्मेदार बताया गया था। फिर साल 2011 का आया। मिडिल ईस्ट में तब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी थी। चिंगारी भड़की तो सीरिया में भी आग लगी। बशर अल असद के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका गया, पर असद ने कुर्सी छोड़ने के बजाय बाहरी मदद के लिए कॉल दी और वो प्रदर्शनकारियों से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तब पहली बार दुनिया को कुद्स फोर्स के अस्तित्व का पूरी तरह से पता चला। उस समय कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी थे। 1997 से ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर लाइमलाइट में नहीं थे। कहा जाता है कि उन्हीं की सलाह पर सुप्रीम लीडर खमैनी ने असद को मदद भेजी। इसके बाद कुद्स फोर्स ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी शिया मुस्लिमों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें लड़ने के लिए सीरिया भेजा गया। इस लड़ाई में उन्हें कामयाबी भी मिली। बशर अल असद, हम जानते हैं, उनकी सत्ता आज भी बरकरार है, भले ही सीरिया नेस्तनाबूद होने की कगार पर पहुंच चुका हो। कुद्स फोर्स अपने मिशन में जुटी रहती है। इन सब के बीच 2 बड़े घटनाक्रम होते हैं। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील जैसा कुछ, पर 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ये डील तोड़ देते हैं। ईरान के ऊपर कई प्रतिबंध लगा देते हैं और IRGC को भी आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल देते हैं ट्रंप।
इसके तुरंत बाद अमेरिका के ड्रोन और तेल के टैंकर्स पर हमले होने लगते हैं। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला होता है, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत भी होती है। अमेरिका इन सब का आरोप ईरान पर लगाता है। ईरान कहता है हम नहीं थे, पर अमेरिका मानता नहीं है। कहता है कि ईरान समर्थित लड़ाकों पर अब कार्रवाई होगी और हवाई हमले होते भी हैं, जिसके खिलाफ तेहरान में यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट भी हुआ था बहुत बड़ा। इन सब के बीच नया साल आता है 2020 और 3 जनवरी के दिन इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में होता है एक कांड। तड़के की बात है, सुबह गाड़ियों का एक छोटा सा काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। अचानक जोर का धमाका हुआ। काफिले की 2 कारों पर फिर मिसाइल दागे गए। इस हमले में मारे गए लोगों में एक कासिम सुलेमानी था। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में हमने आपको कुछ फोर्सेस की बात बताई थी उस क्रम में, जो सीरिया समेत तमाम जगहों पर ऑपरेशन कर रहे थे, जिसका ये 1997 से मुखिया था, खमैनी का खास वही सुलेमानी। जब हमला हो गया तो अमेरिका ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। कहा कि हमारा मकसद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करना था। सुलेमानी का कद ईरान में नंबर 2 का था। उसकी हत्या से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, सीमा पर अलर्ट जारी हुआ। कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है, पर मामला वहीं थम गया। सुलेमानी की हत्या के 10 महीने बाद इजराइल ने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को भी उड़ा दिया। अगर आपकी कासिम सुलेमानी और मोहसिन की जिंदगी के बारे में और उनका कत्ल कैसे हुआ, उनको कैसे खत्म किया गया, ये जानने की इच्छा हो तो आप दुनियादारी के पुराने एपिसोड देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पर आज का फोकस तेहरान में हुई हालिया हत्या पर आता है। सुलेमानी और फखरीजादे के बाद कुछ वक्त तक शांति रही, लेकिन 22 मई को ये शांति भंग हो गई, क्योंकि अज्ञात हमलावरों ने, जैसा पहले बताया, कुछ फोर्स में कर्नल हसन सैयद खोदियारी को मौत की नींद सुला दिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने कर्नल को डिफेंडर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया है। अब ये डिफेंडर ऑफ द सेंचुरी क्या होता है? ये टर्म इराक और सीरिया समेत तमाम जगहों पर काम कर चुके ईरानी सैनिकों के लिए इस्तेमाल होता है। जानकारों की माने तो कर्नल की हत्या से एक नई परिपाटी की शुरुआत होने की भी आशंका है। इसके पहले तेहरान में जितनी भी संदिग्ध हत्याएं हुई, उनमें मरने वाले का संबंध न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से था। पहली बार ईरान की स्थानीय राजनीति के चलते शायद ये कत्ल हुआ, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। सरकार कह रही कि बाहरी हाथ है, लेकिन अभी तक की जो जांच है उसमें अंदरूनी एंगल लग रहा है। ईरान ने भी किसी देश का नाम नहीं लिया है, बस दबी जबान में मोसाद का जिक्र सा कहीं कहीं कर दिया गया है अनाधिकारिक रूप से। आधिकारिक बयान में इस्लामिक क्रांति के दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया गया। ये अंदरूनी भी हो सकते हैं, बाहरी भी। ज़्यादातर ये टर्म जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी कहा कि कर्नल की मौत का बदला लिया जाएगा, पर किससे, अभी ये जानकारी नहीं दी गई। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं दुनियादारी के दूसरे चैप्टर की तरफ। ईरान के चैप्टर को रोककर टोक्यो चलते हैं। 23 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। यहाँ वो क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। क्वाड समिट यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, शॉर्ट फॉर्म क्वाड। 4 देशों का ये संगठन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। पहले चरण में ये 2008 तक ही चल पाया। 2017 में इसको रिवाइव किया गया। 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद क्वाड की अहमियत काफ़ी बढ़ गई। कोविड-19 के वक्त भी क्वाड ने आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया था। कई देशों के लिए ये चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने का माध्यम भी है। उनको लगता है कि ये फोरम इसके लिए है। इस साल के क्वाड समिट की अहमियत और भारत की भूमिका के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर स्वस्ति राव से। डॉक्टर स्वस्ति मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में असिस्टेंट फेलो हैं। सुनिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्वाड क्या है, ये किस मकसद से बनाया गया था और क्या ये उस मकसद को पूरा कर पा रहा है जिस मकसद से इसे बनाया गया था? सोनल, क्वाड जो है वो बेसिकली एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल का। क्वाड्रिलैटरल को अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है एक ऐसा शेप जिसके 4 पिलर्स होते हैं। तो शुरू में ये क्वाड्रिलैटरल जो था वो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, और शिंजो आबे का काफी इन्फ्लुएंस है जापान के जो मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट है, मॉडर्न इकोनॉमिक जो मॉडल है जापान का, उसमें शिंजो आबे का काफी इन्फ्लुएंस है। काफी लॉन्गेस्ट
सर्विंग भी वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो शिंजो आबे ने एक स्पीच दिया था जिसको कहते थे कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, और ये जो स्पीच थी ये जापानीज पार्लियामेंट में दी गई थी, और यहाँ पे उन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को कहा था कि कैसे आप इंडियन ओशन रीजन को और पैसिफिक जो ओशन जो रीजन है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से एक तरह से इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत जो थी वो वहां से हुई थी। इसी के इसी को आगे इवॉल्व होते हुए धीरे धीरे ये हुआ कि चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है, स्पेशली जो आपने नाम सुना होगा स्प्रैटली आइलैंड्स, और आपने स्कार्बोरो शोल, और ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो चाइना ने बनाने शुरू कर दिए थे। फिर धीरे धीरे चाइना ने इनको अपने 9 डैश लाइन के अंतर्गत अपने टेरिटरी की तरह क्लेम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी चीजों को काउंटर करने के लिए ये हुआ कि लाइक माइंडेड कंट्रीज जो होंगे इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक से जो उसी मतलब शिंजो आबे का जो कॉन्सेप्शन है इंडो पैसिफिक का, कि जैसे कैसे वो जो ये रीजन है जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज के बीच में है, तो वहां की जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको पास आना चाहिए, उनको साथ में काम करना चाहिए, और इसी से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत हुई। अब ये जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें बेसिकली 4 लोग हैं। इतिहास में आप पूछेंगे तो काफी पहले इसका बना था ये, लेकिन बीच में काफी सालों तक ये बिल्कुल बिल्कुल रिडंडेंट था। इसका कोई, जिसको कहते हैं कि मतलब एक नाम के अलावा इसके साथ कुछ भी नहीं था। इसका एक तरह से जो दोबारा ये इम्पोर्टेंस में आया, ये बेसिकली आया इम्पोर्टेंस में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि तब अचानक ये हुआ कि हमारे को जो वैक्सीन के लिए, हमको रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के लिए हमारे पास पहले से एक ऐसा फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो फ्रेमवर्क काफी मदद और कारगर साबित हो सकता है बेसिकली ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए। तो ये जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो शेयर्ड हमारे जिसको कहते हैं कि ट्रांसनेशनल चैलेंजेस हैं उनके लिए, तो एक तरीके से 2017-18 का जो टाइम है जिस वक्त चाइना का असर्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था साउथ चाइना सी में, तो वो एक ऐसा टाइम है जब दोबारा एक तरह से क्वाड जो है वो दोबारा से आता है पिक्चर में। और उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे तो 2020 में तो काफी जल्दी आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी क्वाड समिट्स होने लग गई और ऐसे। तो अगर एक छोटा इतिहास अगर आप मुझसे आपने मतलब मैंने कोशिश की कि आपको एक शॉर्ट में मैं बताऊं कि एग्जैक्टली ये है क्या। वैसे ये एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको शॉर्ट में क्वाड कहा जाता है। इसके 4 मेंबर्स हैं जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। अब आप अगर मुझसे पूछें कि बेसिकली क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या जो क्वाड है जिसकी अभी कल मीटिंग होने वाली है इन पर्सन, जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो इसका पर्पस क्या है या उद्देश्य क्या है? देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है, हाँ बताइए इसमें और क्या खास रहने वाला है ये टोक्यो में जो क्वाड समिट हो रही है, चल रही है? मैं एग्जैक्टली आपको वही बता रही हूँ जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब ये शुरुआत में हुआ तो ऐसा था कि सब लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि अगर आपको चाइना को हैंडल करना है, चाइना को काउंटर करना है, तो सिक्योरिटी जिसको बार बार कहा जाता था कि क्वाड के पास टीथ होना चाहिए, यू शुड हैव टीथ टू बाइट, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो चाइना को कंटेन करने की कोई भी बात जो है वो कारगर नहीं होगी। अब देखिए क्वाड जो है बेसिकली उसको हमें ऐसा समझना चाहिए, क्वाड जो है वो एक क्लासिक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। क्वाड जो है वो एक तरह का सेमाई सिक्योरिटी अलायंस है या मेजरली एक इकोनॉमिक अलायंस है, एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो तरह तरह के ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए काम करता है। ये एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब क्वाड शुरू हुआ था तो एकदम सीधे हेड्स ऑफ द स्टेट से नहीं शुरू हुआ था। पहले जो थे वो मिनिस्टर्स मिलते थे, एक लोअर लेवल पे लोग इसके मिलते थे चारों देशों के। उसके बाद ये स्टेप अप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसमें टॉप लेवल के मिनिस्टर्स जो थे वो मिलने शुरू हुए, मतलब जैसे डिफेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे ये पहुंचा। और फिर धीरे धीरे फिर ये आया कि उसके बाद हेड्स ऑफ द स्टेट मिलने लग गए, और हेड्स ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं स्पेशली पिछले पूरे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके टाइम पर भी क्वाड लीडर्स की जो मीटिंग है ये लगातार होती चली जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर करना ये डेफिनेटली चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, लेकिन चाइना को कंटेन करना चाहते हैं बिना चाइना का नाम लिए। और उसके लिए जो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी जो क्वाड की है वो यही है कि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। क्वाड को चाहिए क्या इस समय टेक ऑफ करने के लिए? क्वाड को एक बहुत ही पुख्ता इकोनॉमिक बेस चाहिए टेक ऑफ करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक पुख्ता इकोनॉमिक बेस नहीं दे पाएंगे तो आप फिर इंडो पैसिफिक के रीजन में जो चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये भी है कि क्वाड में स्पेसिफिकली भारत की क्या भूमिका है?
इंडिया उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? बहुत 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 अच्छा सवाल है। क्वाड में भारत की ऑलमोस्ट आप यही भूमिका है। भारत जो है वो क्वाड का ब्लू आइड बॉय है। ब्लू आइड बॉय एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा सबसे लाडला, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक उसके पीछे बहुत बड़ी वजह तो ये है कि भारत की ज्योग्राफी क्या है। तो भारत की इस समय जो ज्योग्राफी है, अगर आप ये तमाम मुल्कों को देखें, जापान है तो जापान थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, साउथ चाइना से थोड़ा दूर है, ईस्ट की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया है तो वो साउथ में है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर लोकेटेड है अपने मैरिटाइम डोमेन, यानी कि जो उसका जो ओशन में जो लोकेशन है उसको मैरिटाइम लोकेशन कहते हैं। उसमें ऐसी जगह पर है जहां पर भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। साउथ चाइना सी वाले जो रीजन है उसमें, लार्जर इंडियन ओशन रीजन में, जो वेस्ट की तरफ है, जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक जाता है उस रीजन में, वहां पे फ्रांस हमारे साथ आके काम करना चाहता है, एटसेट्रा। तो जो एक तो मैंने आपको बताया एडवांटेज है भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। दूसरा एडवांटेज क्या है, देखिए ऐसा है कि आपने ये मैंने बात अपनी शुरू करी थी जब मैं क्वाड को समझा रही थी, तो उसके पहले मैंने आपको इंडो पैसिफिक का आपको महत्व बताया था। अगर आप तमाम मुल्कों की और स्पेशली यूएस की, अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को, और मैं लेटेस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, लेटेस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी यूएस की फरवरी में आई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी में, अभी जो ये रशियन यूक्रेनियन वॉर है इसके कुछ दिन पहले ही आई थी जो रिवाइज्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। उसके पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी लेकर आए थे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें एक बार और इंडिया के लिए तमाम ऐसी चीजें कही गई हैं जहां पे ये पता चलता है कि इंडिया को एम्पावर करना, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना, ही इस बात को डिसाइड करेगा कि यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो अल्टीमेटली कितनी सक्सेसफुल होती है। तो इसमें चाहे वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो जिसमें क्वाड भी लगा हुआ है, चाहे वहां पे ट्रस्टेड कनेक्शंस को बिल्ड करने की बात हो, चाहे वहां पे प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने की बात हो, चाहे सिक्योरिटी को बोल्स्टर करने की बात हो, चाहे वहां पे एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स को बनाने की बात हो, जो मैं ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कई बार बोल चुकी हूँ। इन सारी की सारी चीजों में इंडिया का रोल सबसे स्पेसिफिक तरीके से उभरता है। एक तो उसका कारण यह है कि इंडिया की लोकेशन यह है, मैरिटाइम लोकेशन। मैंने आपको बताया कि इतने स्ट्रेटेजिकली इंडिया लोकेटेड है, नंबर एक। नंबर दो, क्यों इंडिया सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया एक 1.2 बिलियन पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन, एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट, हाँ ये है। तीसरा, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है। तो ऐसे तमाम चीजों की वजह से इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, उसमें क्वाड का, और क्वाड में एक ब्लू आइड बॉय का जो एक तरह से मैं कहूंगी कि जो स्पेस है वो एंजॉय करता है। तो अब आपने पूछा क्या कर सकता है, तो इंडिया बहुत कुछ उसमें कर सकता है। सबसे बड़ा तो ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हम इसको मिलिट्री अलायंस का रूप नहीं देना चाहते, कम से कम साफ तौर पे या जाहिर तौर पे, लेकिन उसके विद इन ट्रस्टेड कनेक्शंस की बात हो, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, जो ये जो तमाम बातें हैं, ब्लू इकोनॉमीज, क्योंकि इंडिया के मैरिटाइम डोमेन में अभी आपने देखा जब इसके पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, यूरोप गए थे, नॉर्डिक कंट्रीज से मिले थे, तो उन्होंने सारे नॉर्डिक कंट्रीज को, नॉर्वे को, स्वीडन में, डेनमार्क में, सारे कंट्रीज से कहा था कि आप आके हमारी ब्लू इकोनॉमी, जो हमारा सागर इनिशिएटिव है ना, वहां पर आके आप शुरू करिए इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक तरीके से अगर आप देखेंगे ना, मतलब मिलिट्री कंपोनेंट के इतर जाके देखेंगे, मिलिट्री कंपोनेंट तो है ही, उसके लिए ऑकस भी है, उसके लिए और भी तमाम क्वाड जो कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो भी तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्वाड फ्रेमवर्क को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से ब्लू इकोनॉमीज, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ये जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं, उसके बाद इतना बड़ा मार्केट जो इंडिया है, फिर उसके बाद इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरीके से उभरता है। और लास्टली मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया जो एक वैक्सीन मतलब जिसको कहते हैं ना कि फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो ऐसे तमाम चीजों के वजह से और इंडिया का एक रिच एक्सपीरियंस है तमाम तरीके का
चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, वो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हो, चाहे बायलैटरल ये जो अग्रीमेंट्स जो हमारे जो रिलेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज से, लाइक माइंडेड कंट्रीज से, इन सब में भले है आप यू का जोर देखिए, वो भी फोकस इंडिया पर है, अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका फोकस इंडिया पर है, यूके की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उठा के देखिए, फोकस इंडिया पर है, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह की अपील है। तो अभी तक तो मैंने कहा कि ये जो ब्लू आइड बॉय की सिचुएशन इंडिया एंजॉय करता है वो बहुत बढ़िया है। सवाल क्या है या कैवियाट क्या है, थोड़ा सा जो हमें थोड़ा वार्निंग के लेवल पे देखना चाहिए, एक तरह से पॉन्डरेबल हमारे लिए है कि अब इन सारी अच्छी अच्छी बातों को हम ट्रांसलेट इनटू एक्शन कितना कर पाते हैं। तो ये जो चीज है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरे हिसाब से कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी लैक करती हैं क्वाड के फ्रेमवर्क में। फ्यूचरिस्टिक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करता है, चाइना को इनडायरेक्टली टेक ऑन करता है, यही फ्लेक्सिबिलिटी इसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, दूसरी तरह से कहें वीकनेस भी है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आपने बताया कि चीन इस क्वाड को एशियाई नेटो बताता है। चीन का ये भी आरोप है कि अमेरिका चीन के आसपास जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उनके पड़ोसियों के बीच। इन आरोपों में कितना दम है? अच्छा, देखिए आरोपों में दम की बात क्या है, देखिए चाइना को भले ही हम कहते हैं कि क्वाड जो है उसमें कोई मिलिट्री टीथ नहीं है, क्वाड जो है वो एशियन नेटो नहीं है, हिंदुस्तान मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंटली इस आर्ग्यूमेंट को कहता रहा है, चाइना के लिए भी कहता रहा है और रशिया के लिए भी कहता रहा है, क्योंकि हम दोनों को ही इस तरह से मतलब बहुत एंटेगनाइज नहीं करना चाहते। हमारे अपने इश्यूज हैं उनके साथ, हमारी अपनी ट्रेड के इश्यूज हैं, हमारे अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इस नाइविटी को हर बार बाय करता है। तो पॉइंट ये है कि इवन व्हेन वी डोंट से दैट इट इज एन मिलिट्री अलायंस और इट इज एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंपोनेंट, आई डू नॉट थिंक दैट चाइना रियली बाइज इनटू दैट नाइविटी एंड चाइना शुडंट। द पॉइंट इज दैट चाइना को भी पता है कि क्लोज डोर्स जो मीटिंग्स है क्वाड की कंट्रीज की वो क्या होती हैं, उनमें क्या इंटेलिजेंस शेयर होती है, उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो मेंबर्स हैं वो कितनी बार मिलते हैं, भले ही वो क्वाड में ना मिले, लेकिन वही क्वाड कंट्रीज के जो अगर मेंबर्स हैं अगर वो क्वाड के बाहर मिल रहे हैं तो बात तो वही हुई ना कि मतलब वो वही देश है जो क्वाड के बाहर इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं और वापस फिर क्वाड में आके वो सप्लाई चेन रेजिलियंस वगैरह की बातें कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। तो चाइना को ये बात पता है। मैं कहूंगी इसमें तथ्य कितना है आरोपों में, एक तरह से देखें तो ये आरोप कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो यूएस की है, ना केवल यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बल्कि यूके की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जर्मनी की, फ्रांस की, ईयू की, इन सब कंट्रीज की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो क्लियर तौर पे कहती है कि हम इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इलीगल प्रभुत्व का, जिस तरह से चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो और इन सारे देशों से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत इन सबकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में बड़ा सेंट्रल स्थान जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो उस लिहाज से अगर चाइना ये समझ रहा है तो चाइना की समझ में कोई गलती तो नहीं है। हाँ, बात यह है कि बात आ जाती है कितना रेटरिक उसमें है, और मतलब यही मैंने आपसे बोला कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है क्वाड को लेकर, क्योंकि क्वाड को हम जब कहते हैं कि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्वाड जो है वो एक ज्यादा बड़े लेवल पे, एक फ्लेक्सिबल लेवल पे ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए बनाया है, एक फ्यूचरिस्टिक अलायंस है एटसेट्रा। इसमें मतलब पूरी दुनिया का कल्याण है, क्योंकि वो किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा रेटरिक है। तो देखिए सबको पता है कि वहां पे एलिफेंट इन द रूम जो है वो कौन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त एक एलिफेंट इन द रूम नहीं है चाइना, बल्कि एक दूसरा एलिफेंट ऑल्सो, देयर इज अनदर एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज द इमर्जिंग पावर वैक्यूम बिकॉज ऑफ रशिया's weakening। तो इन सारी चीजों को मैं कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा तथ्य तो डेफिनेटली है, लेकिन चूंकि टेक्निकली हमारे पास हमेशा एक ऐसी स्पेस है जिसमें हम चाइना से जाके बात कर सकते हैं, तो ये बात भी चाइना को समझ में आती है। और कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान और चाइना के रिश्तों का बैलेंस है वो हिंदुस्तान के इस प्रैग्मेटिज्म के वजह से बना रहता है। और इसीलिए चाइना जब क्वाड को कॉल आउट करता है, जब यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को कॉल आउट करता है, तो वो डायरेक्टली टेक ऑन अमेरिका को करता है, ना कि भारत को करता है। एंड सिमिलरली रशिया को भी अगर आप देखेंगे कि जब रशिया कॉल आउट करता है इस तरीके की ग्रुपिंग्स को,
तो वो डायरेक्टली यूएसए को कॉल आउट करते हैं, ना कि सीधे सीधे हिंदुस्तान को। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है इन सारी चीजों में, आई थिंक मैं अपनी बात को मतलब कन्वे शायद कर पा रही हूँ अब तक, तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये भारत जैसे मिडिल ऑर्डर कंट्री के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि ऐसे प्रैग्मेटिज्म की वजह से हमारे पास हमेशा एक स्पेस होती है कि हम उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। जब हमें जैसी जैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए हम उसको वैसा उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये बात है। तथ्य की जहां तक बात है, मैं कहूंगी कि रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग में तो कोई ऐसी गलती नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपके उसी स्टेटमेंट से जुड़ा है कि क्वाड एक फ्यूचरिस्टिक अलायंस है, इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या इसका दायरा बढ़ सकता है? क्या इससे और भी देश इन फ्यूचर जुड़ सकते हैं? यही बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बिल्कुल, मैंने आपसे एक बार ये समझाया था कि क्वाड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स में बंधा हुआ नहीं है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण, आसान उदाहरण दूंगी, आपको फौरन ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे आप देखिए सार्क, तो सार्क आज की डेट में बिल्कुल फेल कर गया है, जबकि सार्क का एक हेडक्वार्टर्स भी था, सार्क के डूज एंड डोंट्स भी थे। सार्क जो था क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम थी उसने सार्क को बिल्कुल रिडंडेंट बना दिया। तो कहने का मतलब ये, मैं बार बार ये कोशिश कर रही हूँ बताने के लिए कि देखिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स किसी भी अलायंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित हो सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन केवल स्ट्रक्चर से ना बात नहीं बनती, सब्सटेंस होना चाहिए। क्वाड के साथ क्या है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपने कहा कि ये बढ़ सकता है, तो हाँ, क्वाड जो है, हो सकता है क्वाड का अपना अलायंस और लोगों को ना ले, लेकिन क्वाड प्लस का जो फॉर्मेट है, हाँ, आप जानते होंगे कि जो ऐसे होते हैं जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है, तो वो सारे में मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन और प्लस फॉर्मेट। तो जो क्वाड प्लस फॉर्मेट है उसमें डेफिनेटली हम हमेशा कहते हैं कि क्वाड प्लस फॉर्मेट सबके लिए खुला है। साउथ कोरिया भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन करे, न्यूजीलैंड ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन करे। हम तो रशिया को भी न्योता भेज चुके हैं कि क्वाड प्लस फॉर्मेट को ज्वाइन करिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ब्लू इकोनॉमीज, और ये एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे मानवता मतलब पूरी मानवता जुड़ी हुई है, मानव मात्र की भलाई है। तो ये तो मतलब एक ऐसा रेटरिक है जिसको कि हम इस्तेमाल करके करते हैं। और मेरा पर्टिकुलरली मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सालों में हम डेफिनेटली देखेंगे कि क्वाड जो है वो एनलार्ज हो रहा है। मतलब हो सकता है क्वाड के जो 4 कंट्रीज है वो 5 या 6 ना हो भले ही, लेकिन इन 4 कंट्रीज के कोर के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लस फॉर्मेट डेफिनेटली इमर्ज करेगा, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज, जैसे हम आसियान को लाना चाहते हैं। आसियान, आप देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम अभी भी लॉन्च हुआ है उसको 13 कंट्रीज ने कुल मिलाकर ज्वाइन किया, और वो 13 कंट्रीज में आप देखेंगे कि 10 में से 7 आसियान कंट्रीज हैं। उसमें जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे, यही मैंने आपसे एक शुरू में भी एक बात कही थी कि उस बात को पकड़ना बहुत जरूरी है कि स्टैंड अलोन एक्ट आपको शायद ना समझ में आए कि क्या है क्वाड, क्या कर रहा है, स्टैंड अलोन वे में क्या कर रहा है आईपीएफ, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो कंट्रीज यहाँ है वही कंट्रीज यहाँ है, उसी में से 4 कंट्रीज यहाँ भी है। तो उसका जो एक कंबाइंड इफेक्ट है ना, वो कंबाइंड इफेक्ट जो है उसमें इंपैक्ट की हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं और भी कहूंगी, एक और अलायंस है जिसको हम 5 आईज कहते हैं। 5 आईज जो है बेसिकली इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें दुनिया के 5 एंग्लोफोनिक कंट्रीज है, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज हैं। तो वो जो अलायंस है, वो अलायंस भी वहां पे इंडो पैसिफिक पे बहुत नजर रखता है, काम करता है। और ये बहुत मुमकिन है कि क्वाड प्लस फ्रेमवर्क में हम इस तरह के सारे कोऑपरेशन मैट्रिक्स है उसको इमर्ज करता हुआ हम देखें। कहीं 5 आईज आएगा, कहीं थोड़ा वो सिक्योरिटी कंपोनेंट लेके, हो सकता है कोई और आए। इकोनॉमिक कंपोनेंट में तो मैंने आपको बता ही दिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कल जो लॉन्च हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस में क्या हो रहा है। और एक चीज आप जरूर देखेगा जो उभरेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि फ्यूचरिस्टिक है ये सारी चीजें, कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर होगा और काम होगा जो डुअल यूज या हाइब्रिड यूज की है। क्योंकि हाइब्रिड यूज की जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये प्योरली मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है ना। कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसको कि हम मिलिट्री चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स के लिए और तमाम तरीके के स्पेस मनूवर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऐसी चीजें हैं आप उस पर जरूर देखेंगे। और ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मैं आपको पहले बता रही थी कि हाइब्रिड यूज की जो टेक्नोलॉजीज हैं, इस पर भी हम काफी सारी चीजें इमर्ज करता हुआ देखेंगे। तभी तो ये हो रहा है ना कि हम कैसे चाइना को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से काउंटर कर सकते हैं। बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमें डॉट्स को कनेक्ट करके रखना है।
स्टैंड अलोन तरीके से देखेंगे तो फिर उसका एक नहीं समझ में आएगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे। इन शीर्ष नेताओं से मुलाकात में जो भी भारत के लिए बात निकलेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी हमारी अलग अलग खबरों के जरिए। यह था आज की दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट, जो कि 2 हिस्सों में विभाजित था। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से, और गुरु ये बड़ी सुर्खी है, गौर से सुनना। 21 मई को ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। जो 21 मई को चुनाव हुआ था, लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। हमने आपको बताया था 3 साल का कार्यकाल होता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद के निचले सदन यानी उनकी लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उनके कुल सांसद होते हैं इस हाउस में 151। सरकार बनाने के लिए पार्टी या गठबंधन को कम से कम 76 सीटें चाहिए होती हैं। अब एल्बनीज तो बन गए प्रधानमंत्री। पिछले प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 2019 में जीते थे। तब ओपिनियन पोल में कोई ये नहीं कह रहा था कि वो जीत जाएंगे, तब उन्होंने धत्ता बता दिया था ओपिनियन पोल को। इसलिए इस बार जब वो ओपिनियन पोल में पिछड़ रहे थे तो किसी ने उनको पूरी तरह खारिज नहीं किया था। पर 2019 का चमत्कार दोबारा नहीं हुआ। जानकारों की माने तो क्लाइमेट चेंज और दूसरे जरूरी मुद्दों पर स्कॉट मॉरिसन का रूढ़वादी रवैया उन पर भारी पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में है। उसके ऊपर कोल प्रोडक्शन कम करने का दबाव पड़ रहा था, पर मॉरिसन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बारे में जानते हैं। 2 मार्च 1963 को पैदा हुए। अब हमको ना तारीख याद करने के लिए अपनी एक पुरानी ट्रिक याद आ रही है। जैसे ये 1963 में पैदा हुए तो मेरे दिमाग में चलने लगा, अच्छा चीन से भारत युद्ध हार गया था, नेहरू बहुत कमज़ोर हो गए थे, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, आज़ाद भारत का पहला। तो ऐसे याद रहता है, अच्छा ये तब पैदा हुए थे। है दूसरा तरीका होता है कि आदमी अपना रेफरेंस याद रखे, हमसे कितने साल पहले पैदा हुए थे। खैर, नए प्रधानमंत्री, उन्हें लंबे वक्त तक अपने पिता के बारे में नहीं पता था। उनकी माँ को दिव्यांग भत्ता मिलता था। एंथनी की परवरिश अकेले उनकी माँ ने की। वो अपने परिवार के पहले शख्स हैं जिन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की, यानी फाइटर आदमी है। यूनिवर्सिटी के दिनों से ही लेबर पार्टी से जुड़े थे। 1996 में पहली बार सांसद बने। 2007 में केविन रट की सरकार थी, उसमें मंत्रालय भी मिला। जब 2013 में केविन रट दूसरी बार पीएम बने तब उन्होंने एंथनी को डिप्टी पीएम बनाया था, पर वो तब इस पद पर 10 हफ्ते ही रह गए थे, क्योंकि उसके बाद लेबर पार्टी चुनाव हार गई थी और उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। 2019 से एंथनी विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे। 2021 में एक कार दुर्घटना में वो बाल बाल बचे थे। एंथनी अल्बनीज की कहानी आप समझ सकते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर का प्रतीक है। उनके दावे भी बेहतरी का भरोसा दिलाते हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में अच्छे दिन आएंगे या उनका कहा जुमला साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में और दिलचस्पी है तो दुनियादारी के एक एपिसोड में हम आपको वहाँ के संसदीय चुनाव का पूरा प्रोसेस बता चुके हैं। आप वो एपिसोड डिस्क्रिप्शन में खोज के देख सकते हैं। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से। 2 बड़े अपडेट हैं। पहला, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान ने 25 मई से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से नेशनल असेंबली भंग करने और नए सिरे से चुनाव की मांग की है। सेना से न्यूट्रल रहने की अपील भी की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मीडिया के सामने आए और इल्जाम लगाया कि इमरान पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं। शहबाज ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मार्च को रोकने के लिए सेना बुलाई जा सकती है। दूसरा अपडेट एक अरेस्ट से जुड़ा है। 21 मई को पुलिस ने इमरान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जमीन से जुड़े एक पुराने मामले में अरेस्ट किया गया था। इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने बवाल भी काटा। शिरीन को रात के 11:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया और हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल अभी जारी है। कुल मिला के लब्बू लुआब ये है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं खत्म होती हैं। अब बारी विश्व कविता की। आज की कविता बहुत सही है गुरु, बहुत गौर से सुनना। आज हम आपके लिए क्यूबा के कवि रोबर्टो फर्नांडिस रेतमार की कविता लेके आए हैं। इसका शीर्षक है मर्द और औरत। इसका हिंदी में अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। अगर एक मर्द और एक औरत उन रास्तों पर घूमते हैं जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं, शहरों के किनारे किनारे बने रास्तों पर, झुटपुटे में, सुहानी हवा में, मौन के सागर में, पुराने या आज के नए मंजर में, उस माहौल में जो संगीत की तरह बजता है, यदि पेड़ बढ़ रहे हो वहां जहां चल रहे हैं वे, और अचानक एक पक्की दीवार चमकने लगे कांच की किसी खिड़की की तरह, यदि दूसरों के चेहरे बार बार पलटकर उन्हें घूरने लगे जैसे किसी सुरीली बांसुरी ने उन्हें मोहित कर लिया हो, या भीड़ से घिरे किसी जादूगर के रंग बिरंगे जादू ने, यदि उस मर्द और औरत को देखकर एक बकवादी सैन्य अधिकारी भी
बोलना भूल जाए, घरों के पास लगे झूले हिलना डुलना बंद कर दें और सड़क पर गिर जाए चाबियों का गुच्छा और लोगों की सांस फूलने लगे, तो क्या इसका कारण ये नहीं है कि प्रेम आज इतना दुर्लभ हो गया है कि उसे देखकर मन में मीठा मीठा दर्द होने लगता है, होश खोने लगते हैं हम, दम घुटने लगता है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, हम उदास हो जाते हैं जैसे सुनने लगे हो वो भाषा जिसमें कभी हम खुद बोला करते थे और जो अभी भी हमारी जीभ की नोक पर टिकी है, फुसफुसाहट के रूप में, कानाफूसी के रूप में, किसी कानाफूसी की सरसराहट के रूप में। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।